सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपने इतिहासानुसार भारतीय न्यायपालिका के लिए एक नया चौंकाने वाला विवादित इतिहास बना दिया है। जी हां, उनकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट में कुल 10 जजों की नियुक्ति होनी है। उनमें से 5 नामों की सिफारिश की जा चुकी है, लेकिन इन 5 में से कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें लेकर घोर विवाद हो रहा है, क्योंकि उनके स्थान पर नाम कुछ और होने चाहिए थे। एक बार फिर से सीनियर लोगों के होते हुए जूनियर्स को सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया है और एक लाइन की भी सफाई नहीं दी गई कि ऐसा क्यों किया गया है। हालांकि जिन्हें जूनियर होने के बाद भी ऊपर लाया जा रहा है और जिन्हें सीनियर होने के बाद भी रोका जा रहा है, इन सभी लोगों के कुछ ऐसे फैसले हैं जो गहरा संदेह पैदा करते हैं। जिन 5 नामों की सिफारिश हुई है, उनमें से कुछ लोगों ने अमृतकाल के लोटे में अपने फैसलों के जरिए पानी भरा था और एक विशेष नाम जिन्हें कट्टर ईमानदार कहा जाता है, जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया, इनके कुछ ऐसे फैसले रहे हैं जो अमृतकाल के लोटे में छेद कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि शायद यही कारण है कि इन्हें अपनी ईमानदारी की सजा मिली है। जी हाँ, एक जज को कथित रूप से ईमानदारी की सजा मिली। सीनियर होने के बाद भी उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा जा रहा है, जूनियर को आगे बढ़ाया जा रहा है कथित रूप से। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 6 पद खाली थे, यानी 2 खाली थे, 4 बढ़ाए गए, कुल मिलाकर 6 पद भरने थे। मगर 6 में से 5 जो नाम आए हैं, उनमें मात्र 1 महिला है, जबकि 50% महिला आरक्षण को लेकर पूरा का पूरा भाजपाई सिस्टम फर्जी तांडव मचा रहा था। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का कहीं कुछ अता पता नहीं है। बल्कि वर्षों बाद एक सिख समुदाय के कट्टर ईमानदार जज सुप्रीम कोर्ट भेजे जा सकते थे, उन्हें रोक दिया गया। ये पूरा वीडियो सुनने के बाद आपके दिमाग में वही गीत गूंजने वाला है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। ये मसला बड़ा गंभीर है। पूरे देश के लोकतांत्रिक सिस्टम को कहीं न कहीं तबाही की तरफ ले जाने वाला रवैया नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि इन सब में भारत का विपक्ष यानी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं शामिल है। अगर नहीं है तो फिर दिखना चाहिए। ये बात क्यों कहनी पड़ रही है, उसे भी समझेंगे। मामला बड़ा गंभीर है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पता है कि हाल ही में बंगाल चुनाव परिणाम आने के तत्काल बाद देश की सरकार ने अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया है। तब भी सवाल उठे। हमने विस्तृत वीडियो में चर्चा किया था कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां आने वाली हैं, उसके बाद मानसून सेशन शुरू होता तो बाकायदा संसद में चर्चा करके भी ये संख्या बढ़ाई जा सकती थी। अध्यादेश तो इमरजेंसी वाला सिस्टम होता है ना, जब सेशन ना आ सकता हो, बहुत बड़ी कोई आपदा आ गई हो, कोई समस्या की सिचुएशन आ गई हो, तब अध्यादेश लाया जाता है। मगर भाजपा इस सिस्टम ने धनाधन सीटें बढ़ा दिया। लोगों ने कहा कि अमृतकाल को मजबूत करने वाले कुछ लोगों को इनाम देना है, शायद इसलिए जल्दबाजी की गई। वरना जब 34 जजों से पेंडेंसी कम नहीं हो रही है तो 4 और आके आखिर कितना पेंडेंसी कम कर लेंगे, वो भी छुट्टी के दौरान। और फिर धनाधन सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों के नाम सिफारिश में डाल दिए। ये 5 लोग आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। एक है जस्टिस सील नागू, जो कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। दूसरे हैं जस्टिस श्री चंद्रशेखर, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तीसरे हैं जस्टिस संजीव सचदेवा, एमपी हाई कोर्ट वाले। चौथे हैं जस्टिस अरुण पल्ली, जम्मू कश्मीर वाले। और पांचवें हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट वी मोहना, जिनका नाम रिकमेंड किया गया है। आगे की पूरी कहानी एकदम टकटकी लगाकर सुनिए। पहले ये देख लेते हैं कि किन 2 लोगों को सुपरसीड करके आगे बढ़ाया गया है। इन 5 नामों में एक नाम है जस्टिस श्री चंद्रशेखर का और इन्हें झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को सुपरसीड करके सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह अभी तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस चंद्रशेखर से सीनियर हैं। मगर शायद जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के सर्टिफिकेट में वो फैसले, वो आदेश नहीं लिखे हैं जो अमृतकाल के लोटे को मजबूत करते हो। अब जिन्हें जूनियर होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है, उन्होंने अमृतकाल को कैसे मजबूत किया है उसे अभी देखेंगे। पहले दूसरा नाम सुन लीजिए। दूसरे जज हैं जिन्हें सुपरसीड किया गया, उनका नाम है जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया। ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से हैं और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। मगर उनसे जूनियर जस्टिस अरुण पल्ली को रिकमेंड कर दिया गया और जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया को पीछे छोड़ दिया गया, जबकि उनकी छवि, संधावालिया साहब की छवि
कट्टर ईमानदार जज वाली है। अपन झुकेगा नहीं वाली स्टाइल में संविधान सम्मत फैसले देते हैं। देश और देश की जनता के लिए काम करने का इतिहास रहा है। किसी सत्ता सिस्टम के आगे लोटासन करने का इतिहास नहीं है। शायद इसीलिए जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया को पीछे कर दिया गया। अब इन्होंने अमृत काल के लोटे में कैसे छेद किया है उसे समझ लीजिए। यानी जिन्हें जूनियर होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया है उनके फैसलों को देखिए, और जिन्हें सीनियर होने के बाद भी पीछे कर दिया गया है उनके फैसलों को देखिए। यहाँ आपको याद दिला दें कि जस्टिस संधावालिया सुप्रीम कोर्ट जाते, अगर जाते उन्हें भेजा जाता तो लगभग 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को कोई सिख जज मिलते। यानी 8-9 साल से इस देश के सुप्रीम कोर्ट में कोई सिख जज नहीं है, मगर फिर भी जस्टिस संधावालिया को रोक दिया गया। अब आप अपनी स्क्रीन पर इन दो खबरों को देखिए, याद करिए। हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में भयंकर बुलडोजर अभियान चलाया गया था और इसके बाद जस्टिस संधावालिया और हरप्रीत कौर की बेंच ने भाजपाई सरकार को नोटिस जारी किया, वो भी स्वतः संज्ञान लेते हुए। अदालत ने कहा कि कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई भी ध्वंस नहीं किया जा सकता। जस्टिस संधावालिया ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि हलफनामा प्रस्तुत करिए कि आपने पिछले 2 सप्ताह में नूंह और गुरुग्राम में कितनी इमारतों को ध्वस्त किया है और क्या विध्वंस करने से पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया था। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कह दिया कि यदि आगे इस तरह का कोई एक्शन होने जा रहा है, होने वाला है, यानी विध्वंस करने जा रहे हैं और बिना कानून का पालन किए होने जा रहा है तो उस पर रोक लगा दीजिए। यानी जस्टिस संधावालिया ने भाजपाई बुलडोजर पर ब्रेक लगाया था। बाकी तो आप जानते ही हैं कि बुलडोजर ज्यादातर किन लोगों के खिलाफ चलाया जाता है, कैसे उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक दिखाने की कोशिश की जाती है, आवाज छीन लिया जाता है, ये सब कुछ किया जाता है। और अब तो हम लोगों ने अपने आप को इसके लिए इम्यून भी कर लिया है, आदत हो गई है, रोज रोज सुनते सुनते देखते देखते। जस्टिस संधावालिया का एक और आदेश देखिए। आपको याद होगा पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर कथित रूप से पुलिस की गोलीबारी में एक 22 साल के किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी, यानी कथित रूप से पुलिस ने हत्या कर दिया। किसान भाजपाई सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी कुछ डिमांड रख रहे थे, कथित रूप से भाजपाई सरकार की पुलिस ने गोली चलाया और एक किसान की मौत हो गई। इसे लेकर जस्टिस संधावालिया की बेंच ने न्यायिक जांच के आदेश दिए और बाकायदा हाई कोर्ट जज तथा अन्य 2 अधिकारियों की 3 सदस्यीय पैनल का गठन भी कर दिया जांच के लिए। यानी यदि इनके केवल 2 आदेशों को ही देखें तो ये सीधे-सीधे भाजपाई सिस्टम के खिलाफ और जनता के हित में नजर आते हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि शायद सिख समुदाय से आने वाले जस्टिस संधावालिया की यही कट्टर ईमानदारी उनके करियर के आड़े आ गई है, क्योंकि सबको पता है अमृत काल में उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाता है जिनके भीतर रीढ़ न हो, जो कभी भी कहीं भी किसी भी मुद्रा में लोटासन करने के लिए तैयार हो, जो बार बार वही गीत गाने के आदी हों कि तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे और रोटी को अगर भात कहो भात कहेंगे। जस्टिस संधावालिया को यदि सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाता तो न सिर्फ एक बेहद ईमानदार छवि वाले जज सुप्रीम कोर्ट को मिलते, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाले जज मिलते और सिख समुदाय का एक प्रतिनिधित्व भी होता। अब आ जाइए जस्टिस श्री चंद्रशेखर पर, जिन्हें जूनियर होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया है और उनके सीनियर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को सुपरसीड कर दिया गया। जस्टिस श्री चंद्रशेखर बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और अभी-अभी 8 मई 2026 को ही इनकी बेंच में एक मामला पहुंचा था, सोहराबुद्दीन शेख कौसर बी फर्जी एनकाउंटर मामला, गुजरात वाला, याद तो होगा ही। आपको पता है कि इस मामले में ढेर सारे पुलिस वालों और भाजपा नेता तथा देश के गृह मंत्री अमित शाह को डिस्चार्ज किया जा चुका है, बच चुके हैं। उसी डिस्चार्ज को चैलेंज किया गया था, मगर बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये याचिका किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता द्वारा दायर की गई हो सकती है। यानी मामले के मेरिट को, उसके तथ्यों को, उसके आरोपों को, तमाम चीजों को जांच करना तो बहुत दूर की बात है, सीधे सीधे याचिका को पॉलिटिकल प्रतिद्वंदता से जोड़कर खारिज कर दिया गया। इसी तरह हाल फिलहाल में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव का मामला भी था। इन्होंने सुना, इसे बीजेपी बनाम एनसीपी शरद पवार तथा उनके पोते के खिलाफ बहुत बड़ा सेटबैक बताया गया। चुनाव स्टे हो गया और यहां भी तरह तरह के आरोप लगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मामला है आरएसएस चीफ मोहन भागवत का। अभी अप्रैल 2026 में एक पीआईएल गई जिसमें कहा गया कि जनता के टैक्स के पैसे से आरएसएस चीफ को Z+ सिक्योरिटी क्यों दी जानी चाहिए, क्यों दी जा रही है, दी भी जा रही है तो उनसे खर्चा वसूला जाए। उस याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने खारिज कर दिया और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बता दिया। वैसे ये सवाल बार बार उठता रहा है कि एक ऐसा संगठन जिसका अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, जिसके आय व्यय का कोई हिसाब किताब नहीं है, जिसके काम का भी कोई हिसाब किताब नहीं है और जिस पर आए दिन देश में नफरत फैलाने, दंगे कराने, कथित रूप से हत्याओं तक में शामिल होने के आरोप लगते हैं, विचारधारा के शामिल होने के आरोप लगते हैं, उस संगठन के मुखिया को करोड़ों का खर्च लगाकर Z+ सिक्योरिटी क्यों दी जानी चाहिए? और ये संगठन यदि
इतना ही पैसे वाला है तो जनता के टैक्स के पैसे से क्यों दी जानी चाहिए? पैसा भी वही भरे। आइए अब इन 5 में से एक और नाम का ज़िक्र सुनिए। एक नाम है जस्टिस सील नागू का, जो कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब इस 7 मार्च 2026 को जस्टिस सील नागू की पीठ ने पत्रकार रामचंद्रन छत्रपति मर्डर केस से डेरा सच्चा सौदा वाले गुरमीत राम रहीम को बरी कर दिया, यानी उन्हें हत्या के चार्ज से एक्विट कर दिया गया। अब राम रहीम भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या महत्व रखते हैं, उसके चुनाव में कथित रूप से कितनी मदद करते हैं, ये तो आपको पता ही है, बार-बार आरोप लगते हैं। पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, खासकर अमृतकाल का। पंजाब हरियाणा में कोई छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, उससे ठीक पहले राम रहीम को लंबी-लंबी पैरोल मिलती है और शायद दुनिया में किसी ऐसे व्यक्ति को कभी भी इतनी पैरोल नहीं मिली होगी जितनी राम रहीम को मिलती है भाजपाई सिस्टम के तहत। और पंजाब चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को एक केस में बरी भी कर दिया गया है, हत्या के केस में। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में राम रहीम को अन्य केस से भी बरी कर दिया जाए और ये सब कुछ पंजाब चुनाव से पहले ही हो जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में अभी भी एक पद खाली छोड़ा गया है। बहरहाल, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जस्टिस सील नागू जिन्होंने राम रहीम को बरी किया है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने का अवसर मिल चुका है। और इतना ही नहीं, हाल ही में आपने देखा आम आदमी पार्टी से भाजपा में जाने वाले सांसद राजेंद्र गुप्ता, इनके यहाँ जब पंजाब पुलिस ने छापेमारी शुरू किया तो चीफ जस्टिस सील नागू ने ही, यानी उन्हीं की बेंच ने रेड की टाइमिंग पर सवाल उठाया, ड्यू प्रोसेस को लेकर और नोटिस को लेकर सुरक्षा दिया। कहा यह भी गया कि अदालत में जबानी रूप से बोला कुछ और गया, हुजूर ने लिखा कुछ और था। इसी तरह संदीप पाठक केस में पंजाब सरकार को इन्होंने निर्देश दिया कि अदालत के बिना कोई आदेश के, यानी पूर्व अनुमति के, कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए। संदीप पाठक भी आम आदमी छोड़कर, यानी आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में गए थे हाल फिलहाल में, यानी आपको छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उन लोगों को सुरक्षा देने का, बचाने का आरोप बार-बार इन पर लगता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के एक विधायक पर जब ईडी ने कार्रवाई शुरू किया, छापेमारी शुरू किया, गिरफ्तारी की, तो फिर उन्होंने भरी अदालत में कह दिया कि जिस तरह से आपने भाजपा के लोगों को बचाया है, उसी तरह से हमें भी बचाइए। आरोप ये भी लगा कि अलग ही गति से, अलग ही फुर्ती से बेंच बदल-बदल के कथित रूप से जस्टिस सील नागू ने भाजपाई लोगों को कहीं न कहीं राहत पहुँचाने का काम किया, जो पिछले दिनों हमने लगातार आपको विस्तार से दिखाया था। कुछ ही महीनों में जस्टिस सील नागू के फैसले, उनके आदेश और उनकी कार्यशैली को लेकर लोग अलग ही चर्चा करने लगे थे पिछले कुछ महीनों से। लोगों को पहले से ही ये अंदाजा लगने लगा था कि शायद हुजूर सुप्रीम कोर्ट जाने ही वाले हैं। इसके अलावा हाल-फिलहाल में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लिए 10 नामों की सिफारिश किया, जिनमें से कम 3 नाम संभवतः साल 2022 से ही पेंडिंग थे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं था। जो अन्य 7 नाम सिफारिश किए गए थे, उनमें से कम 2 पर गंभीर आरोप है। मगर फिर भी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसे-ऐसे लोगों को जज बनाने के लिए नाम की सिफारिश कर दिया है। इसके अलावा उसी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जिस तरीके से एसपी सिंह को जज बनाया गया, जो कि पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के मामले में एक महिला को बिना सुने सजा सुना चुके थे, यानी नेचुरल जस्टिस के खिलाफ काम कर चुके थे। समझने वाली बात यह है कि अभी जो 5 नाम दिए गए हैं, उनमें से मात्र एक महिला है। सवाल है कि क्या भाजपाई सिस्टम का महिला आरक्षण प्रेम केवल ढोंग है, झूठ है? यदि नहीं तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि 5 में से कम 2 या 3 महिला तो रखिए ही, और कायदे से तो 5 के पाँचों सीटों पर महिलाओं को ही बिठाना चाहिए, क्योंकि 34 की संख्या में मात्र एक महिला जज हैं, जस्टिस नागरत्ना। और इनके बाद अभी जो सिफारिश की गई है, इनके बाद 38 में मात्र 2 महिला जज होंगी। सवाल है कि यदि देश की सर्वोच्च अदालत में ही 50% महिला नहीं होंगी, तो बाकी जगह कहाँ से होंगी? इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी तथा माइनॉरिटी के प्रतिनिधित्व का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। लगभग सभी नाम उसी धर्म और उसी जाति विशेष के बताए जा रहे हैं, उसी कैटेगरी के बताए जा रहे हैं, जिनका कब्जा न्यायपालिका में लगातार आरोपों और सवालों के घेरे में रहता है। आपको बता दें कि जस्टिस सील नागू पर बेंच बदल-बदल के आप से भाजपा में गए सांसदों को राहत पहुंचाने के आरोप लगे। अमृतकाल में लगातार ये चर्चा होती रही कि गुजराती जोड़ी को सिर्फ वही लोग पसंद आते हैं, जो कम योग्य भले हों, जिनका कुछ माइनस हो, जो नोटासन करने के लिए विशेष काबिलियत रखते हों, जिनके भीतर रीढ़ न हो। पिछले कुछ सालों में हमने देखा, पार्टी के प्रवक्ता से लेकर संघ कार्यकर्ता और पार्टी कार्यकर्ताओं तक को जज बनाया गया है। यहाँ तक कि कुछ पर तो महिला उत्पीड़न और छेड़खानी करने के आरोप लगे, फिर भी उनको प्रमोशन मिल जाता है, जबकि एक से बढ़कर एक काबिल तथा तटस्थ जज किनारे लगा दिए जाते हैं, क्योंकि वो झुकने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि इतने महत्वपूर्ण मामलों पर विपक्ष
चुप क्यों है? खासकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इतना सन्नाटा मारे क्यों बैठे हैं? हाल ही में सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति वाले मामले पर राहुल गांधी आग बबूला हो गए। अधिकारियों का रिकॉर्ड मांगा, सरकार ने नहीं दिया तो नाराज हो गए। कहा गया कि 3 लोगों के पैनल में प्रधानमंत्री हैं, चीफ जस्टिस हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। यदि प्रधानमंत्री सरकार की तरफ से अधिकारियों का रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा, यानी उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है कि किस अधिकारी को बनाना है, तो विपक्ष रबर स्टैंप तो है नहीं। हमने उस वक्त भी सवाल किया था कि भारत के चीफ जस्टिस ने क्या किया, क्योंकि पैनल में वो भी थे, वो भी कमेटी में थे। चीफ जस्टिस को तो इसीलिए रखा गया है ना कि कोई कानूनी मामला आएगा, कोई विवाद होगा तो उसको समझेंगे, सुलझाएंगे। मगर उन्होंने नहीं समझा, नहीं सुलझाया तो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पर इतना चिल्ला रहे थे। यहाँ जब न्यायपालिका में इतनी बड़ी कथित हेरा-फेरी हो रही है, पूरे सिस्टम पर कथित कब्जा किया जा रहा है, एक विचारधारा के लोग जा रहे हैं, तब राहुल गांधी चुप क्यों हैं? लोग सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर कांग्रेस की क्या साठगांठ है? राहुल गांधी की क्या कोई साठगांठ है कि ऐसे बड़े मामलों पर चुप हैं? यदि साठगांठ नहीं है, तो सोचिए कि तमाम नियुक्तियों की कमेटी में जज लोग शामिल होते हैं। 3 लोगों की कमेटी में एक सरकार के व्यक्ति होंगे, दूसरे विपक्ष के लोग होंगे, तीसरे जज होंगे और जज यदि निष्पक्ष नहीं होंगे, सत्ता के चहेते होंगे, वो तटस्थ नहीं होंगे, तो फिर वही होगा जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में होता है। यानी 2 लोग एक तरफ, एक अकेला विपक्ष खाली टुकुर-टुकुर मुँह ताकता रहेगा। यानी सारी नियुक्तियाँ सरकार के इशारे पर हो जाएँगी, हो ही रही हैं, बड़ी आसानी से होने लगेंगी। सवाल है कि आखिर राहुल गांधी ने आज तक क्यों नहीं बताया कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के मामले पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा? क्या चीफ जस्टिस ने सरकार से एक बार भी नहीं कहा कि आप अधिकारियों की डिटेल, उनका इतिहास राहुल गांधी को दीजिए? आखिर चीफ जस्टिस ने सरकार से क्यों नहीं कहा कि ये दिया जाना चाहिए? आखिर राहुल गांधी इस मामले पर खामोश क्यों हैं? जब समस्याओं की शुरुआत होती है तो चुपचाप टुकुर-टुकुर मुँह देखते हैं। जब बीमारी बड़ी हो जाती है तो फिर चिल्लाते फिरते हैं, रोते-गाते फिरते हैं। तब चिल्लाने का फायदा क्या है? सवाल यही है कि आप सच में विपक्ष हैं या फिर विपक्ष होने की नौटंकी करना चाहते हैं। जब जस्टिस संधावालिया जैसे ईमानदार छवि वाले जजों को सीनियर होने के बावजूद पीछे कर दिया जाए और जूनियर जजों को आगे बढ़ा दिया जाए, तब देश के विपक्षी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का खामोश रहना कहाँ तक उचित है? चीफ जस्टिस सूर्यकांत के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों को नियुक्त होना है। 5 के नाम उन्होंने दे दिए हैं, 5 और होंगे। कहा जा रहा है कि गुजराती जोड़ी के सिस्टम ने 2040-45 तक की व्यवस्था कर लिया है। बाकी इसी सिस्टम ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की सदस्यता तक छीन लिया। 2 साल की अधिकतम सजा दे दी गई मोदी सरनेम मामले में जबकि उसमें कुछ भी नहीं था। ये सब तो हम लोग जान चुके हैं, देख चुके हैं और इतना सब कुछ देखने, सुनने, समझने के बाद भी कांग्रेस तथा राहुल गांधी की खामोशी बिल्कुल भी पचेबल नहीं है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।